तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक सेकंड सेम मिड एग्जाम सॉल्यूशंस में ज्योतिर्विज्ञान जातक शास्त्र 2023 का पेपर है। और इसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो 2023 के जातक शास्त्र के जो प्रश्न था, इसमें हम लोगों की बृहद जातक बुक चलती है, उसके ये सॉल्यूशंस हैं। तो इसमें भी दो खंड हैं, वर्ग आ और वर्ग बा। दोनों से आपको एक एक प्रश्न अनिवार्य है, और आपके पास दोनों में दो दो क्वेश्चन है, अर्थात एक ऑप्शन में है। क्वेश्चन जो है, नाभस योग किसे कहते हैं, किन्हीं दो नाभस योगों की व्याख्या करिए। लघु जातक के अनुसार द्वादश राशियों के स्वभाव का उल्लेख कीजिए। वर्ग बा में राजयोग किसे कहते हैं, किन्हीं दो राजयोगों का फल सहित व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कर्म जीवा अध्याय के अंतर्गत किन्हीं सूर्य तथा मंगल ग्रह के द्वारा प्राप्त होने वाली आजीविका का सोदाहरण वर्णन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नाभस योग किसे कहते हैं, और इसमें किन्हीं दो नाभस योगों की व्याख्या भी करनी है। तो उत्तर है, यमनाचार्यों ने 1800 नाभस योग कहे हैं, उनमें से 32 योगों को यहाँ बताया गया है। मतलब हम लोगों की बुक में 32 योगों को क्लियरली डिफाइन किया गया है। वास्तव में 1800 भेद प्रस्तार व सम्मिश्रण से बनते हैं। अब इन्हीं योगों के मिश्रण से, 32 योगों के मिश्रण से 1800 भेद प्रस्तार व सम्मिश्रण से बनते हैं। मूल रूप से ये नाभस योग 32 ही हैं। नभ अर्थात आकाश में ग्रह स्थिति से विशेष आकृति बनने के कारण इन्हें आकृति योग तथा राशि संख्या के अनुसार संख्या योग, इन दो मूल भागों में बांटा गया है। बाद में इसे अलग अलग अन्य भागों में भी बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं: 20 आकृति योग, 7 संख्या योग, 3 आश्रय योग व 2 दल योग है। सभी का योग 32 योग आता है। इन 32 योगों के नाम क्या है? नौकाकूट, छत्र, धनुष, रंगाटक, वज्र, दामिनी, पास, वीणा, मूसल, वापी, हल, सर, समुद्र, चक्र, माला, सर्प, अर्धचंद्र, यव, केदार, गदा, पक्षी, यूप, युग, सकट, शूल, दंड, रज्जु, शक्ति, नल और गोल। उक्त 32 नाभस योगों में ही संपूर्ण चराचर का जन्म होता है। अर्थात प्रत्येक कुंडली में इनमें से कोई योग अवश्य होता है। यह आप समझ लीजिए। आप अगर ध्यान से देखें तो कोई ना कोई योग जरूर आपको मिलेगा कुंडली में। अगर कोई आकृति योग नहीं मिल रहा तो संख्या योग तो जरूर होगा। हो सकता है एक ही हाउस में सारे ग्रह हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो या 7 में हो। इसलिए 7 संख्या योग है। संख्या योग कितने हैं? 7 हैं। 7 में, फिर 6 में, फिर 5 में, फिर 4, और इस तरह से एक। क्योंकि मैक्सिमम 7 ग्रह बृहत जातक में माने गए हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए ऐसी कोई कुंडली बनेगी ही नहीं जिसमें ये 7 संख्या योग ना हो। इसका कहने का मतलब है कि संख्या योग जरूर कुंडली में होता है, अगर कोई और योग नहीं है तो। चलिए, तो 32 योगों में हमने नाभस योग क्या होते हैं इसका डिटेल दे दिया है। अब किन्हीं दो नाभस योगों की व्याख्या भी करनी है। तो पहला है नौका योग। ये एरो अपवर्ड है, इसका मतलब शुभ। अप एरो का मतलब शुभ। नौका योग एक शुभ योग है। यह व्यक्ति को बहुत ही लाभ देता है। और ये किन किन हाउसेस में ग्रहों के होने से होता है? पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इसमें चौथा भाव सेंटर में आ रहा है। 3 उससे पहले, 3 उसके बाद, इसलिए चौथे का मेन रोल है। चौथा हाउस मेरा क्या होता है? घर होता है। चौथे को पाताल भी कहते हैं, और चौथे को जल हाउस भी कहते हैं। उसमें नदी नाले सारे तत्व होते हैं। उसके जो गुण होते हैं, गुणधर्म चौथे हाउस के, वो जल तत्व है। इसीलिए नौका योग यहां माना गया है। तो ऐसा जातक अपनी समुद्री यात्राओं से आजीविका चलाता है। सिर्फ समुद्री यात्राओं से ही नहीं, समुद्र के किसी भी कार्य से। समुद्र में मछली पकड़ने से लेके समुद्र से रत्न निकालने, समुद्र से और भी महत्वपूर्ण अयस्क निकालने का कार्य में वो सम्मिलित हो सकता है, और इस तरह से उसकी आजीविका चलेगी। क्योंकि जल को शुभ माना गया है, अतः ये एक शुभ योग है, और ये आपको आजीवन शुभ फल प्रदान करेगा, धन लाभ यश सारा देगा।
आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि कुंडली में प्रथम भाव आपका ये है, तो यहां से शुरू होंगे ग्रह और अगले 7 हाउसेस में फैले होंगे, तो ये नौका योग बनता है। देखने में ये ऐसा लग रहा है कि नौका हवा में है, तिरछी है, पर ऐसा नहीं है। वो हमारा हाउस भी तो जल हाउस होने के बावजूद भी बाएं हाथ में है। ऐसा तो नहीं कि जल हाउस है तो वो यहाँ 7वें हाउस में आ गया, नहीं। अब दूसरा है कमल योग। ये भी एक शुभ योग है। जब केंद्र के 4 हाउसेस में सभी शुभ ग्रह आ जाते हैं तो ये एक शुभ योग का निर्माण करता है, जिसे कमल कहते हैं। जैसे कमल का फूल खिलता है और उसकी पंखुड़ियां और कमल के फूल में ही सारा कुछ केंद्रित होता है, बहुत बिखराव नहीं होता है फूल का। इसीलिए इसको कमल का नाम दिया गया है कि सारे शुभ ग्रह केंद्र के 4 हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसलिए एक शुभ है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है और धन संपत्ति बहुत होती है, अर्थात वो अमीर होता है। नोट में हमने बता दिया, अपवर्ड एरो शुभ, डाउनवर्ड एरो अशुभ। यहाँ दोनों ये शुभ थे। अब अगला जो आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आया है 2023 का, वो है लघु जातक के अनुसार द्वादश राशियों के स्वभाव का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे लघु बृहद जातक नहीं, लघु जातक की बात कर रहे हैं। लघु जातक के अनुसार जो हमारी 12 राशियों हैं, उन राशियों का स्वभाव क्या है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राशियों में उनकी आकृति, उनके अंग, राशियों के अनुसार व्यक्ति के कौन से अंग प्रभावित होंगे, वो सबका वर्णन। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेनली स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव उनके शब्द में ही लिखा है, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव। तो इसलिए वो क्वेश्चन क्लियर है कि ये स्वभाव का मतलब यहाँ चर, स्थिर और द्वय स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो लघु जातक के अनुसार द्वादश राशियों के स्वभाव को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, चर, स्थिर और द्वय स्वभाव। मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशियां हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशियां हैं, जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन द्वय स्वभाव राशियां हैं। पहला हम शुरू करते हैं चर राशियां, 1, 4, 7, 10। मेष, कर्क, तुला और मकर। इनकी एक खासियत है कि अगर इसमें से एक भी राशि केंद्र में लग गई तो बाकी की भी अपने आप केंद्र में आ जाती हैं। इसलिए याद करना बहुत आसान है। अगर 1, 4, 7, 10 में कोई भी केंद्र में आ गई तो अन्य भी केंद्र में ही नजर आएंगी, तो पूरा का पूरा केंद्र चर हो जाएगा। मेष राशि जो कि एक चर राशि है, उसके गुण क्या है? साहसी, ऊर्जावान और स्वतंत्र। ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र रहना पसंद करता है, किसी के दबाव में नहीं रह सकता है। ऊर्जावान होता है, वो कभी काम करने से थकता नहीं है। और साहसी तो अत्यंत होता है, क्योंकि ये इसका लॉर्ड मेष राशि का मंगल ग्रह है और यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है। दोनों ही गर्म ग्रह हैं, दोनों ही साहसी ग्रह हैं। इसलिए यहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, साहस की कोई कमी नहीं है। और जो लोग साहसी होते हैं वो किसी का प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। कर्क राशि, कर्क चंद्रमा की राशि है। जाहिर सी बात है कि ये भावनात्मक होंगे, संवेदनशील होंगे और घरेलू होंगे, क्योंकि चौथी राशि का नेचुरल हाउस चौथा भाव होता है। और चौथा भाव क्या है? आपका ग्रह सुख, घर का सुख, माता के घर का सुख। इसलिए कर्क राशि वाले लोग थोड़े घरेलू नेचर के होते हैं। उसके बाद लिब्रा या तुला आता है। ये लोग तुला राशि, तो तुला आप जानते हैं शुक्र की ये राशि है, शुक्र इसका लॉर्ड है। तो अपने नेचर के अनुसार ये आपको सौम्य बना देगा, संतुलित बना देगा। और जैसा इसका सिंबल है वैसा ही गुण दे रहा है आपको, संतुलित करना, तराजू के जैसा। और कला में प्रवीण बनाएगा, कलात्मक बनाएगा आपको। मकर, कैप्रिकॉर्न, ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी राशि लग्न में या चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न या मकर हो, तो वो महत्वाकांक्षी होता है, व्यवहारिक होता है और अनुशासित रहता है। जो दूसरे टाइप की हैं वो है स्थिर राशियां। इसमें 2, 5, 8, 11 अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ आती हैं। वृष राशि वाले जो हैं स्थिर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। सिंह राशि वाले नेता बनते हैं, अहंकारी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले रहस्यमय होते हैं, तीव्र होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। कुंभ कुंभ राशि वाले ये स्थिर गुण होते हैं सारे ये। तो कुंभ राशि वाले क्रांतिकारी, स्वतंत्र और बुद्धिमान होते हैं।
अब जो अगला अगला प्रकार है राशियों का स्वभाव है, वो है तीसरे नंबर पे आती हैं द्वि स्वभाव राशियां। द्वि स्वभाव मतलब ये कभी चर की तरह बिहेव करते हैं, कभी स्थिर। चर और स्थिर में ये स्विचिंग करते हैं, अपना बेस्ट देख के काम करते हैं कि मेरे लिए क्या सुटेबल है। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ मिथुन कन्या दोनों राशियां आ रही हैं, ये बुध की हैं। बुध क्या है? बुद्धि का मालिक है। इसीलिए वो सिचुएशन देख के स्विच कर लेता है कि मुझे चर रहना या स्थिर बनना है, इसीलिए दुस्वभाव है। तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। 9 12 9 12 धनु और मीन, फिर से देखिए, इनका लॉर्ड कौन है? बृहस्पति, वो भी ज्ञान का प्रतीक है, वो भी ज्ञान का प्रतीक ग्रह है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, इसलिए ये भी डिसीजन लेते वक्त ये सोच के कार्य करते हैं कि मुझे इस काम में स्थिर रहना है या चर अर्थात परिवर्तन कर देना है। इसीलिए ये लोग दुस्वभाव कहे जाते हैं। और ये जिंदगी में हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ये जल्दी कहीं भी नहीं फेल होते हैं। इसलिए ये दो चीजों को बड़े आराम से कर लेते हैं। एक तो ये व्यापार कर लेते हैं, दूसरा ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय काम करते हैं। अब इनकी राशियां जो हैं, मिथुन कन्या धनु मीन। मिथुन वाले चंचल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, संचारक होते हैं। संचार अर्थात कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कोई भी हो, कंप्यूटर का हो, इंटरनेट इंटरनेट का हो, या ओरेटर हो, वक्ता हो, न्यूज रीडर हो, क्लास में शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जिज्ञासु सीखने वाले। चंचल तो होंगे ही, क्योंकि जैसा बुध छोटा ग्रह है, चंचल ग्रह, बालक ग्रह है। कन्या वर्गो, ये लोग व्यवहारिक होते हैं, विश्लेषण करने, हमेशा उसको सोच समझ के कार्य करते हैं और व्यवस्थित रहते हैं। धनु सजिटेरियस, ये आशावादी होते हैं, साहसी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मीन कल्पनाशील, संवेदनशील और दयालु। थोड़ा सा इसमें चंद्रमा का कैरेक्टर क्यों आ रहा? ये भी जल तत्व प्रधान राशि है मीन राशि। मीन राशि का सिंबल जोड़ा मछलियां, जल तत्व का है। इसलिए कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता इनका व्यक्तित्व है। और ये बहुत दयालु होते हैं। वैसे भी इनका लॉर्ड बृहस्पति है, तो वो दयालु ही प्रकृति का होता है। 2023 बृहद जातक या जातक शास्त्र का जो तीसरा क्वेश्चन था, वो ये है, राजयोग किसे कहते हैं? किन्हीं दो राजयोगों का फल सहित व्याख्या करते हैं। तो पहली बात तो राजयोग समझ लीजिए। मोटा मोटी देखें तो राजयोग का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह, कम से कम 3 है, स्वराशि या उच्च राशि। तो यहां से राजयोग की शुरुआत हो जाती है। यदि किसी की जन्म कुंडली में 3 या अधिक ग्रह उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होते हुए केंद्र में हो, तो वह प्रसिद्ध राजा होता है। यदि 5 या 5 से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में स्थिर होकर केंद्र में हो, तो चाहे वह किसी भी वंश में पैदा हुआ हो, वह पृथ्वी पाल होता है। और उसके पास हाथी घोड़ों के झुंड रहते हैं, अर्थात वह बहुत वैभवशाली राजा होता है। यदि कोई राजा के वंश में पैदा हो और उसकी कुंडली में कोई दुर्योग ना हो, कोई खराब योग ना हो, और ना ही उसके ग्रह सूर्य के सानिध्य के कारण अस्त हो, अर्थात जब ग्रह बहुत करीब आ जाते हैं सूर्य के पास, तो सूर्य ही नजर आता है, वो ग्रह तो दिखता ही नहीं है, तो उसको कहते हैं अस्त होना। और यहाँ पे ये लिखा गया कि अगर ऐसा ना हो, अर्थात वह सूर्य के बहुत सानिध्य में ना हो, अर्थात वो अस्त ना हो, तो वह राजा होता है। यदि 3 या 3 से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में हो, और ऐसा जन्म कुंडली वाला राजवंश में उत्पन्न हो, तो वह राजा होता है। किंतु यदि किसी साधारण वंश में उत्पन्न व्यक्ति की कुंडली में यह योग हो, तो वह राजा के समान वैभवशाली हो जाते हैं, या कदाचित राजा भी हो जाते हैं। तो अब इसके 2 उदाहरण भी हमें बताने हैं राजयोग के। पहला उदाहरण, लग्नगत उच्च बुध। अब देखिए, एक तो आ गया लग्न में ही उच्च बुध, उसकी वो राशि भी है और वही उसकी उच्च राशि भी है। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी राशि और उच्च राशि कॉमन है, वो है कन्या राशि में बुध उच्च का भी होता है, स्वराशिस्त भी होता है। तो लग्नगत उच्च बुध लग्नेश है। उच्च मंगल 10वें में, मकर में मंगल है, 5वें हाउस में। वह धनुवत धनु राशि में, अर्थात चौथे हाउस में अमृत योग बन रहा। अमृत योग क्या होता है? 3 योगों का सम्मिश्रण होता है गज केसरी, अर्थात गुरु चंद्रमा के कारण, गजलक्ष्मी गुरु शुक्र के कारण, और चंद्र शुक्र का कलात्मक योग। ये 3 राजयोग जब मिल रहे हैं,
तो अमृत नाम का राजयोग बन रहा है, साथ में बुध उच्च का, मंगल उच्च का, तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग है। तो ऐसा व्यक्ति राजा ही है एक तरह का। अगला उदाहरण हम दे रहे हैं पृथ्वी राजयोग का। तो यहां पे क्या है, गुरु के अलावा सभी ग्रह मकर लग्न की कुंडली में स्वराशि के हों तो पृथ्वी नामक राजयोग होता है। पृथ्वी नाम के राजा भी हुए थे, उन्हीं की कुंडली से बना है। तो ये 10वीं है, अर्थात मकर की कुंडली है, मकर राशि लग्न में लगी है, तो मकर लग्न की कुंडली। अब इसमें सभी जो है स्वराशिस्थ हैं, सिर्फ एक नहीं है, गुरु। तो गुरु के अलावा सभी ग्रह मकर लग्न की कुंडली में स्वराशि के हो गए तो ये पृथ्वी नामक राजयोग होता है, क्योंकि एक छोड़ के 6 ग्रह, 7 में से 6 ग्रह स्वराशि हैं। और आपको मालूम है 3 या 3 से ज्यादा अगर स्वराशि हो जाते हैं तो वो राजयोग होता है। यहाँ तो 6 हैं, तो ये तो बहुत बड़ा राजयोग है, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी राजयोग। अब प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जातक शास्त्र 2023 के पेपर का चौथा प्रश्न। कर्म जीवा अध्याय के अंतर्गत किन्हीं, किन्हीं का मतलब अगले जो 2 नाम लिखे हैं, सूर्य तथा मंगल ग्रह के द्वारा प्राप्त होने वाली आजीविका का तो उदाहरण वर्णन करना है। तो पहली बात तो ये आप बताएं कि कर्म जीवा क्या है। फिर कर्म जीवा के बाद आपको 2 उदाहरण देने हैं, और उदाहरण भी किसके देने हैं, सूर्य और मंगल के। चलिए शुरू करते हैं। कर्म जीवा का मतलब होता है, कर्म जीवा अर्थात किस कर्म से या किस उपाय से या स्थान से आजीविका के लिए धन की प्राप्ति हो। प्रायः बहुत से मनुष्य अपनी जन्म कुंडली दिखाते समय यह पूछते हैं कि किस साधन से या किस साधन विशेष से धन प्राप्ति की आशा है, अथवा किस रोजगार या धंधे से विशेष लाभ हो सकता है। यहाँ निम्न तालिका में हम ये समझा सकते हैं आपको कि मेथड है, कैसे मेथड है कि लग्न या चंद्रमा, भाई आपकी 2 कुंडली बनती है, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली। अब आप लग्न कुंडली में देख लें कि लग्न से, लग्न अगर बलवान है तो लग्न से देखना चाहिए कि लग्न से 10वें हाउस में कौन से राशि आ रही है और उसका लग्नेश कहां। हो सकता है कि 10वें में कोई ग्रह भी बैठा हो। दूसरी कंडीशन ये कि अगर लग्न कमजोर है तो आप देखें चंद्र कुंडली से। अब आपने चंद्रमा को लगा दिया प्रथम हाउस में और देखें कि चंद्रमा यदि बलवान है, अर्थात चंद्र कुंडली अगर बलवान है, तो अब 10वें हाउस में कौन सा राशि और उसका आ, आ, मतलब दशमेश कहाँ पे बैठा है, उससे हम डिफाइन करते हैं कि उसको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। तो लग्न और चंद्रमा इन दोनों में से जो बलवान हो उससे दशम में कौन सा ग्रह है यह निकाल। अगर सूर्य हो, अब देखिए 10वें में क्या क्या आ सकता है, चाहे लग्न से बलवान से निकाले चाहे चंद्रमा बलवान से, 10वें हाउस को देखना है। अब 10वें हाउस में यदि सूर्य बल आ जाए, सूर्य हो तो पिता द्वारा धन की प्राप्ति होगी, चंद्रमा हो तो माता से धन की प्राप्ति होगी, मंगल हो तो शत्रु से धन प्राप्त करेगा, क्योंकि मंगल साहसी है, वो युद्ध और लड़ाई का कार्य करता है, और लड़ाई और युद्ध हमेशा शत्रु से होती है, और शत्रु से वो छीन के लाता है, चाहे वो जमीन लाए चाहे धन लाए। तो मंगल है तो शत्रु से धन की प्राप्ति कराएगा। बुध हो तो मित्रों से, व्यवसाय से भी, क्योंकि बुध बुद्धि के काम से करता है, मित्रों से करता है, व्यवसाय से करता है। बृहस्पति हो तो भाई आदि से, भाई यहाँ पे छोटा भाई नहीं, भाई कौन, बड़ा भाई, बृहस्पति बड़ा ग्रह है, तो बड़े भाई बहन से आपको हेल्प मिल सकती है। और क्या, बृहस्पति शिक्षा का कारक है, उपदेशक का कारक है, तो आप शिक्षक या आचार्य बन सकते हैं, ओरेटर बन सकते हैं, ये सारे कार्य बृहस्पति के हो जाते हैं। शुक्र हो तो अब 10वें में, जो भी लग्न या चंद्रमा आपका बलवान है वहां से 10वें में, 10वें हाउस में आप देखें तो हो सकता है वहां पे चंद्रमा अगर शुक्र हो तो स्त्री आदि से, अब आपकी जिंदगी में स्त्री आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली हो जाएगी। ऐसे लोगों को जिनका शुक्र 10वें स्थान पे आ जाए, वो भी लग्न से या चंद्र कुंडली से, तो आप समझ लीजिए उनकी जिंदगी में स्त्री का अहम रोल है, स्पेशली उनके धनोपार्जन आजीविका से। तो आपकी स्त्री आपकी बॉस हो सकती है, उससे आप व्यवहार बना के रखेंगे तो आपको धन मिलता रहेगा।
स्त्री आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो विवाह होने के बाद आपको आर्थिक लाभ होने लगे, या विवाह में वो धन लेके आए, संपत्ति लेके आए, या किसी स्त्री के कारण आपकी कोई जॉब लग जाए, किसी स्त्री के बताए रास्ते पे चलने से आपका जॉब लग जाए, तो स्त्री का कोई रोल हो सकता है। अगर 10वें में शनि है तो क्या होगा? नौकरों से। नौकरों से। तो नौकरों से कैसे हो सकता है? या तो आप अपना नौकर रखेंगे तो आपको धन मिलेगा, या खुद नौकर बन के, दोनों स्थितियों से। खुद कैसे नौकर बन सकते हैं? जितने लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे वो आईएएस अफसर ही क्यों ना हो, वो सब नौकर ही हैं। किसके हैं? जन सेवक हैं, जन सेवा करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना उसका काम है, वो उनका नौकर ही तो है। मोदी जी कहते नहीं है कि मैं प्रधान जन सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, सबसे बड़ा सेवक हूं। और वो एकदम सच कहते हैं कि सारा प्रशासनिक सेवा का जो हेड है, कौन सबसे बड़ा है? वो तो प्रधानमंत्री जी ही हैं। तो वो तो सबसे बड़े नौकर हो गए ना। और उन्होंने इसीलिए कहा भी है कि मैं तो सबसे बड़ा सेवक। तो शनि की जब कृपा होती है तो आप ऐसे पदों पे जाते हैं जो आप जन सेवा से जुड़ेंगे। अब हमें दो उदाहरण देने हैं, सूर्य तथा मंगल ग्रह के द्वारा देना है। तो एक कुंडली हम ये लगा रहे हैं, देखिए ये जिस भी जातक की है उसके लग्न में मेष राशि लगी। मेष राशि का लॉर्ड मंगल हुआ, मतलब लग्नेश मंगल हुआ, वो खुद ही उच्च हो गए हैं और 10वें में बैठे हैं। तो अब ये तो कुंडली श्योर है कि ये मंगल का फल मिलेगा, इसमें एक राजयोग बन रहा है। सूर्य उच्च का है और मंगल भी उच्च का है, शनि स्वराशिस्थ है और गुरु अपनी राशि है। तो यहाँ पे मंगल इनको आजीविका का कारक बनेगा। अब वो क्या क्या कार्य करा सकता है वो देख लीजिए। मंगल तो धातु, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो आदि, विविध धातुओं का कार्य करेगा। बिजली, रेडियो आदि, क्योंकि बिजली में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। एनर्जी का कारक मंगल। रेडियो, कम्युनिकेशन, रेडियो किस चीज से चलता है? बिजली से चलता है, चाहे वो बैटरी हो और चाहे इलेक्ट्रिक हो। और धातु में सारी धातुएं आती हैं, लोहा छोड़ के वो शनि के हिस्से में चला जाता है। लड़ाई झगड़ा भी इसका क्षेत्र है। युद्ध, युद्ध क्षेत्र में सेना में भर्ती करा सकता है। डाका जनी, अगर मंगल जो है उच्च के बजाय नीच का हो तो ताकतवर तो उतना ही होता है, बस उसकी दिशा बदल जाती है, तब ये डाका जनी। अगर ये अच्छा है, स्वराशिष्ट है या उच्च का है, तो फौज की नौकरी, फौज में बहुत सम्मानजनक। सोना अर्थात सोने की खरीद फरोख्त या सुनार या सर्राफा का काम, क्योंकि धातु से संबंधित कार्य से जुड़ेगा। भोजन बनाने का, क्योंकि यह अग्नि से संबंधित कार्य है। क्यों अग्नि जोड़ा हमने? मंगल लाल ग्रह है, गर्म ग्रह है, अग्नि का कारक है, इसलिए ये अग्नि से संबंधित ऐसे लोग जो आग के पास रहें, फर्नेस का काम करें, भट्ठी के पास रहें, तो शेफ भी बन सकते हैं ऐसे लोग। रेस्टोरेंट, होटल आदि का कार्य, क्योंकि उसमें भट्ठी होगी जरूर, खाना तो बनता ही होगा। दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाकर, क्योंकि ये साहसी होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, पहुंचाकर शस्त्र या हथियार हथियार द्वारा, क्योंकि ऐसे लोग हथियार और शस्त्र जरूर लिए रहते हैं, साहस का कार्य करेंगे तो साहस के कार्यों से। और एक बहुत ही अजीब सा है, म्लेच्छों के आश्रय से, म्लेच्छों के आश्रय से। तो म्लेच्छ कौन होते हैं? भाई जिनका ग्रह नीच हो जाए तो म्लेच्छों को अपने, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि म्लेच्छों का साथ मिल जाता है, पर उसका ग्रह नीच का है तो वो अपने फल जरूर देगा। तो अगर ऐसे लोगों को, अपनी ही प्रवृत्ति के जैसे लोगों को आप आश्रय देंगे, तो उस आश्रय के जरिए आपको धनार्जन। खुफिया विभाग में काम करने से, अब ये भी एक विभाग क्या है? पुलिस फोर्स का ही है, सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि मंगल का वो कार्य है, फौज का कार्य है। तो पुलिस का कार्य, या मुखबिर की हैसियत से, या चोरी से धन की प्राप्ति होती है। तो चोरी से भी हो सकता है, क्योंकि भाई साहस और झगड़ालू प्रवृत्ति में ये दोनों आते हैं, उच्च के कार्य और निम्न के कार्य दोनों भी आते हैं। अगली कुंडली हम एग्जाम्पल में लगा रहे हैं,
सूर्य के लिए। अब यहाँ पे चौथी राशि लग्न में लगी है। बलवान क्यों है? क्योंकि चौथी का लॉर्ड, कर्क का लॉर्ड चंद्रमा उच्च होके बैठा है 11वें। तो लग्नेश उच्च हो गए हैं, तो लग्न बहुत बलवान है। इस कारण लग्न से 10वें देखा तो सूर्य मिले, और सूर्य भी यहाँ पे उच्च के हैं, तो सूर्य अपना फल देंगे। अब इसका जो आजीविका होगा सूर्य के अनुसार होगा। सूर्य क्या क्या कार्य आपको दे सकता है? फल के व्यापार से, फलदार वृक्ष के लकड़ियों से या उसके फलों के व्यापार से, मंत्रों से, क्योंकि आत्मा का कारक है, जप तप से, शठता या चालाकी से, धोखा या शैतानी से। क्योंकि सूर्य के बहुत सारे अच्छे फल हैं, तो बहुत ऐसे भी फल हैं जो बहुत ही खराब माने जाते हैं। इसीलिए सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। पूर्णतः ये पापी भी नहीं है, पूर्णतः ये शुभ भी नहीं है। क्योंकि ये क्रूर है, इसलिए कुछ इसके बुरे फल भी हैं। सठता जिसे कहते हैं, चालाकी, धोखा, शैतानी। जुआ में भी ये आपको फायदा देता है, जुए के फील्ड में भी आपको देगा। झूठ बोलना, कंबल का व्यापार, ऊन का व्यापार, ऊनी वस्त्र, दवा, दवा के पदार्थ, धातु की क्रिया। धातु की क्रिया क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को शुद्ध करने वाले जो कारखाने होते हैं उसमें जॉब करना, धातु क्रिया। विविध, इसका मतलब वही है, विविध धातुओं का कार्य, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स। किसी सम्मानित व्यक्ति की या राजा की नौकरी द्वारा। तो सूर्य आपको किसी ऐसे जॉब में लगा सकता है जो राजा के यहाँ जॉब लगा सकता है, अर्थात आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। आज की डेट में राजा कौन है? हमारी सरकार। तो सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के फल आपको सूर्य देगा। तो आज हमने कंप्लीट किया आपका सेकंड सेमेस्टर का जातक शास्त्र का मिड सेमेस्टर प्रश्न पत्र, उसके सारे जी सोल्यूशन। चलिए सर। जी सर, क्या दो जैसे दो